वो बोलते कि ये फेल्यूर है, इसको वेव थ्योरी बोलते हैं। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो हमने 9 पॉइंट पढ़े, इसको वेव थ्योरी करके बोला गया, पर उसकी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट नाउ वेव थ्योरी मतलब क्या, वो इससे फेल कैसी होगी वेव थ्योरी पढ़ते हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस कुड नॉट एक्सप्लेन द वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जितने भी 9 ऑब्जर्वेशन आए, पहला पॉइंट है, राइट, ये लिखने वाले पॉइंट है ना। वेव थ्योरी को नहीं समझ पाए, मतलब ये नहीं बोल पाया। अब चैप्टर का नाम क्या है, ड्यूअल नेचर। ड्यूअल मतलब जो फोटोन है वो दो है, वो पार्टिकल भी है, वो फोटोन क्या है, पार्टिकल भी है और वेव भी है। ये अपने को ये चैप्टर में प्रूव करने का है, पार्टिकल भी और वेव भी, ऐसा प्रूव करने का। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये चैप्टर का नाम है, बोलने का नहीं चैप्टर का नाम। तो वो पार्टिकल भी वेव भी है, तो पार्टिकल तो प्रूव कर दिया उसने कि पार्टिकल है, उड़ा रहा, टक्कर मार रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, ये सारा प्रूव करा उसने। पर वेव है कि नहीं ये प्रूव करना, ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से नहीं हुआ। सो फेल्योर क्या क्या है, सी व्हाट आर द फेल्योर पॉइंट्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक का पहले एक्सप्लेन था कि वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये नहीं प्रूव कर पाया वो। और वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रूव की हुई है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसके उससे की हुई कि भाई वेव, फोटोन जो है वो वेव बोल रहे हो, लाइट जो है वेव है, फोटोन पार्टिकल नहीं है। लाइट जो है, रेडिएशन मतलब क्या, लाइट है ना। तो लाइट क्या है बोले, तो आपने अंग पे भी अभी जो आपने ट्यूबलाइट लगाई, सामने बल्ब लगा, तो क्या है, पार्टिकल है कि वेव है, क्या बोल रहे हो, डुअल है। तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या समझ में आ गया, वो पार्टिकल है, पार्टिकल आ रहा, ये आ रहा इधर और इसको उड़ा रहा और निकल जा रहा, राइट। तो वेव है कि नहीं है ये समझ में नहीं आ रहा। फिर वेव उसको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट was the instantaneous emission of electrons on the incident of light. Wave picture would exceed that the metal surface will absorb the incident energy continuously. All the electrons near the surface will absorb energy. The metal surface will require a reasonable time to accumulate sufficient energy. Knock off electrons. मतलब क्या बोल रहा हूँ, वेव अगर रहेंगी तो क्या होगा, ये वेव क्या करेंगी, वेव आएगी मेटल सरफेस के ऊपर, थोड़े टाइम लगेगा, एब्सॉर्ब होंगी। फिर मेटल सरफेस क्या होगा, उसकी पूरे पूरे मेटल सरफेस या तो गर्म होगा या फिर पूरा के पूरा मेटल सर्वर क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर एनर्जी एक्वायर करेंगे और फिर बाहर निकलेगा। एनर्जी है, फर्क क्या है दोनों में, देखो वो ये जो बोला वेव थ्योरी बोल रही है एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन। न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स है। अब वेव थ्योरी क्या बोल रही है, जब इसको एनर्जी आएगी मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, धीरे धीरे एक्साइट होगा। एक्साइटेशन एक्साइटेशन आपको मालूम है, केमिस्ट्री में पढ़ा आपने। when it goes electron, when it acquires energy, it moves from lower orbit to higher orbit. when an electron acquires energy, it moves from lower orbit to higher orbit. higher orbit पे मूव करेगा, धीरे धीरे मूव करते जाएगा और फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन से डिटैच होकर बाहर निकल जाएगा, राइट। हाँ, तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो फोटोन आएगा ये एनर्जी देगा न्यूक्लियस को, ये पूरे एटम को देगा, सारों को देगा, फिर वो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन प्रोसेस होगी, उसके बाद में बाहर निकलेगा। तो इसमें अगर ऐसा अगर है तो थोड़ा टाइम लगेगा, और फोटो इलेक्ट्रिक में ऐसा हो रहा नहीं। जैसा ऑन कर रहे, लाइट ऑन कर रहे, देखिए आपने कल वो एक्सपेरिमेंट भी देख, जैसे ऑन कर रहे फोटोन के, लाइट ऑन कर रहे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस की वजह से समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं कुछ तो गलती है ना, कुछ तो ड्रॉबैक्स है। तो ये एक पॉइंट हुआ कि भाई क्या ड्रॉप, पहला पॉइंट है कि वो नहीं एक्सप्लेन कर पाई। पहला पॉइंट, वेव थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। किस वेव थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसका पहला पॉइंट है कि भाई इंस्टेंटेनियस होने की वजह से, इंस्टेंटेनियस इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रूव्स दैट इट इज नॉट वेव। ओके, दूसरा बहुत सारे पॉइंट्स है, थियोरेटिकल है ये, और पैराग्राफ के पैराग्राफ है, देखते हैं, राइट। ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मोर विल बी द इंसिडेंट एनर्जी, हेंस expected time required to knock them off the electrons will be less. For a small incident, incident intensity, the energy incident on the unit area, unit per small area will, which so जो मैंने बताया वही, and will take longer knock off the electrons. These arguments were contradictory to the observation, है ना। वही बोला मैंने, क्या हो गया कि भाई वो टाइम लगेगा आने को, और एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन में टाइम लगेगा, और फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, इंस्टेंटेनियस है, तुरंत बाहर निकल जाते। जैसा नॉक करते, जैसे एक पत्थर दूसरे पत्थर को, जैसे गोटी खेलते हैं अपन, जैसे गोटी मारे सर्कल के अंदर की, बाहर से एक गोटी से मारे उसको, अंदर वाले का देख बाहर, इंस्टेंटेनियस, थोड़ी देर रुकेंगी फिर बाहर आएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो पहला पॉइंट, लैग टाइम की वजह से समझ में आ रहा है कि वेव थ्योरी फेल हो रही। दूसरा, लेट अस ट्राई टू एस्टिमेट द टाइम दैट विल बी
अब उन्होंने क्या दूसरा नहीं, वही पॉइंट को क्या बोले, पहले क्या करेंगे बोले टाइम निकालेंगे कितना है, चलो निकालेंगे टाइम। लेट अस ट्राई टू एस्टिमेट द टाइम इट दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द फोटो करंट टू स्टार्ट। वी नीड टू डिफाइन द वर्क फंक्शन। अब ये वर्क फंक्शन नया कंसेप्ट आया, बाकी मैंने कल बताया वर्क फंक्शन, तो चलो वर्क फंक्शन डिफाइन करेंगे। वी नो दैट द मेटल्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये सारा बताया मैंने, ये डायग्राम निकाल कर बताया, पर ये सिर्फ वर्ड्स में आ रहा, पैराग्राफ में आ रहा है ना, पढ़ के समझ में आ रहा, थ्योरी है पूरी, ये ऐसे के जैसा पढ़ रहा मैं। और ये क्यों पढ़ रहा हूँ, फास्ट क्यों जा रहा है, क्योंकि मैं वापस बोल रहा चैप्टर मेरे हिसाब से 9 पॉइंट अगर समझ में आ गए तो चैप्टर खत्म हो गया, एक पॉइंट बचता सिर्फ इसके बाद, है ना। हाँ, लास्ट टाइम भी वैसे ही हुआ था, वरना ऑसिलेशन का चैप्टर क्या हुआ, जैसे पहले पॉइंट खत्म हो गए, सेकंड पॉइंट एकदम फटाफट फटाफट समझ में आ गया। ये चैप्टर का भी ऐसे ही है, समझो आप। हाँ, अगले पॉइंट एकदम फटाफट समझ में आएगी। We know that the metals are free electrons. सही है? This fact makes metals good conductors of heat and electricity. Very good. Free electron है, इसके वजह से metal क्या रहता है? Good conductor of heat and electricity रहता है। देखो ये MCQ बना। Free metal की वजह से metal is good conductor of heat and electricity. These electrons are free to move inside the metal but are otherwise confined inside the metal. They cannot escape from the surface unless sufficient energy is supplied to them. The minimum amount of energy required to provide minimum amount of energy, ये definition. The minimum amount of energy required to be provided to an electron to pull it from the metal from the surface is called as work function of the metal. लिखो definition, और उसका symbol है phi 0. एक मेटल सरफेस से एक एटम के पास से एक इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए जितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो एनर्जी को वर्क फंक्शन बोलते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अभी तक अपन किस में बात कर रहे थे, न्यू में बात कर रहे थे, थ्रेशोल्ड, फ्रीक्वेंसी। ये वर्क फंक्शन किसके बारे में बात कर रहा है, एनर्जी के बारे में है, एक्चुअली दोनों सेम ही, और ये डायरेक्ट एनर्जी के बारे में बात कर रहे, घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे, है ना। न्यू फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घुमा फिरा की बात होगी। सो डायरेक्ट एनर्जी टॉकिंग अबाउट। लिखो चलो डेफिनेशन, वर्क फंक्शन का डेफिनेशन लिखो। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। The minimum amount of energy required, the minimum amount of energy required the minimum amount of energy required to be provided to an electron, to be provided to an electron to pull it from the metal from the surface, metal के surface से, to pull it from the metal from the surface is called as work function of the metal, is called as work function of the metal. It is denoted by phi 0. It is denoted by phi 0. Phi 0. राइट। चलो अब वर्क फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, देखो वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड द नेचर ऑफ इट्स सरफेस। वैल्यूज ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ मेटल आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो लिखो एनर्जी का, अभी तक आपने को यूनिट मालूम था जूल, एनर्जी का यूनिट मालूम था आपने को जूल, बराबर। एनर्जी का यूनिट मालूम था आपने को, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², 1/2 mv², mv², m क्या, kg, kg। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, राइट, मीटर पर सेकंड, पर मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते थे, जूल। पर ये कौन सी एनर्जी थी, ड्यू टू वेलोसिटी, वेलोसिटी, हाइट वगैरह, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह, ये तो जूल बोलते थे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आएगी, इलेक्ट्रॉन्स की आएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव वगैरह हो गए तो उसकी एनर्जी को अपने को कुछ और ढूंढना पड़ेगा यूनिट, उसका यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी, ई छोटा वी कैपिटल। दूसरा यूनिट आ रहा है एनर्जी का, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ अनदर एनर्जी, बट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जब बात करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्टेज और इलेक्ट्रॉन, है ना, करंट और इलेक्ट्रॉन, वोल्टेज और इलेक्ट्रॉन वगैरह, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट वगैरह, इससे रिलेटेड जब बात कर रहे तो उसको बोलते इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नया यूनिट मिल रहा है, ये भी लिख के रखो साइड में, क्योंकि ये 11 के बच्चों को तो मालूम है सारा, ये बहुत बार समझाया मैंने, है ना, 11वीं का चैप्टर, राइट। mv², kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जूल।
जूल मतलब क्या, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन मतलब क्या, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सिर्फ फर्क है, मीटर स्क्वायर की जगह पे मीटर है। न्यूटन मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज केजी, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सिर्फ मीटर का फर्क है एक। चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट समझ में आया। तो काय में कैलकुलेट करते हैं वर्क फंक्शन, किस में कैलकुलेट कर जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशन है अपन देखते हो, है ना, देखेंगे अब। You have studied ionization energy of an atom. What is ionization energy? एटम को अपनी केमिस्ट्री में पढ़े। आयनाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने को, है ना। आयन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को आयन बनाने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको भी आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, राइट। आयनाइजेशन एनर्जी वो लिक्विड का ज्यादातर रहता है ना, लिक्विड का, ये किसका है, सॉलिड का है, राइट। वर्क फंक्शन इज अ सॉलिड विच इज लार्ज कलेक्शन ऑफ एटम्स, सॉलिड का रहेगा। आयनाइजेशन अपन लिक्विड का लेते हैं केमिस्ट्री में, केमिकल लिक्विड सॉल्यूशन जो लिया उसका आयनाइजेशन करेंगे तो, हाँ ये सिर्फ वही फर्क है ना, उतना ही फर्क है। वर्क फंक्शन सॉलिड का होगा, आयनाइजेशन लिक्विड का होगा जनरली। वैसे तो वो अभी हर एक मटेरियल का अलग अलग टेबल दिए उन्होंने। देखो पोटेशियम का वर्क फंक्शन कितना है 2.3, सोडियम का 2.4, एल्यूमिनियम का 4.3, गोल्ड का 5.1। क्या मतलब हुआ, गोल्ड का 5.1 क्या मतलब 4.5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब गोल्ड के इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि वो टाइटली बाउंड है। सिंपल चीज है, राइट। हाँ ये मतलब उसका बता रहा। चलो ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ते हैं पहले, थोड़ा सा और आगे का पार्ट क्या है उतना एक पढ़ लेंगे, फिर आइंस्टाइन की तरफ जाएंगे तो फिर आसानी से आगे की पार्ट से। सेकेंडली ये जो पार्ट पहला जो डिसएडवांटेजेस है वो पढ़ लेते। पहला हुआ वो ये क्या, टाइम लैग, तुरंत निकल रहा है इंस्टेंटेनियस, और इंस्टेंटेनियस मतलब निकालने के लिए कितना टाइम लगता करके बोले कैलकुलेट किए, कितना आया, कितना आया वो वर्क फंक्शन इतना आया। वर्क फंक्शन के कैलकुलेशंस कितने वो ये लोग इसमें ये न्यूमेरिकल में समझाएगा, वो करते हैं अपन, राइट। वो न्यूमेरिकल में समझाएगा, ये न्यूमेरिकल एक्चुअली थ्योरी है, ये वाला बोलने वाला जो न्यूमेरिकल है वो थ्योरी है वर्क फंक्शन का। बट जो सेकंड पॉइंट है उसको पढ़ लेते हैं। सेकंडली, सिंस द लार्जर इंसिडेंट इंटेंसिटी इंप्लाइज द लार्जर एनर्जी, बराबर है, इंटेंसिटी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, the electrons are expected to be emitted with larger kinetic energy, but observations showed that, but ऐसा होता नहीं है ना। इंटेंसिटी की वजह से एनर्जी नहीं बढ़ती, अपने देखे थे एनर्जी काय की वजह से, काइनेटिक एनर्जी काय की वजह से बढ़ी थी, सिर्फ दो चीजों से, या तो खींचने वाला वोल्टेज या आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी, ये दो ही चीजें से एनर्जी बढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी थी, आपको अगर याद है तो वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी। ये इंटेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो ये बोल रहा है कि होना चाहिए पर हो रहा नहीं। सो बट द ऑब्जर्वेशन शोड दैट, यही बोल रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन क्या बोल रहा है कि उल्टा हो रहा, इंटेंसिटी से एनर्जी बढ़नी चाहिए पर ऐसा एक्सपेरिमेंट ने दिखाई नहीं दिया। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिड नॉट डिपेंड ऑन इंसिडेंट इंटेंसिटी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं। क्यों, इंटेंसिटी क्या करेगी, सिर्फ इंटेंसिटी क्या करेगी भाई, इंटेंसिटी क्या करेंगे, इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी तो नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा निकलेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन की तादाद ज्यादा है, पत्थर ज्यादा पिक रहे, इंटेंसिटी ज्यादा पत्थर है, ज्यादा आम गिरेंगे, ज्यादा केरिया गिरेंगे, राइट। बट डिपेंड्स ऑन द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है। और अगर एक्सपेरिमेंट है तो वोल्टेज, खींचने वाला वोल्टेज, राइट। अगर एक्सपेरिमेंट है तो खींचने वाला वोल्टेज। तो ये दो चीजों पे डिपेंड है। अगर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे ना, अगर नॉर्मली बात करें तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे वो डिपेंड है, इंटेंसिटी पे नहीं। इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी फर्क समझ में आ रहा है ना, आने वाले फोटोन के इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड है काइनेटिक एनर्जी। तीन वर्ड एक के नीचे एक आगे, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड नॉट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, राइट। तो ये दूसरा क्वेश्चन, ये ऑब्जर्वेशन आया अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। बट वेव थ्योरी बोलती क्या बोलती, frequency of incident radiation has no role in determining kinetic energy। वेव थ्योरी के पोस्टुलेट्स है, ये अपन पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर में एक्चुअली, है ना। वेव थ्योरी क्या बोलती, एनर्जी क्या की वजह से बढ़ती, एनर्जी फ्रीक्वेंसी की वजह से बढ़ती, इतनी वेव थ्योरी बोल रही है। देखो फोटो इलेक्ट्रिक बोल रहा, फोटो इलेक्ट्रिक क्या बोल रहा है ना, कि भाई ये इंटेंसिटी की वजह से एनर्जी बढ़नी चाहिए, एक्चुअली बढ़ रही फ्रीक्वेंसी की वजह से, ये कॉन्ट्रडिक्टरी है ना। सो इसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन हैज नो रोल इन डिटरमाइनिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मोreover, वेव थ्योरी एक्सपेक्टेड photoelectrons to be emitted for any frequency if the intensity of radiation was large enough, but observation indicated that for a given metal surface some characteristics of cutoff frequency nu zero existed below which no photoelectrons are emitted,
However, intense the incident radiation was and photoelectrons were always emitted if incident frequency nu was greater than nu zero, even if the intensity was low. है ना? क्या मांगता? आने वाला का न्यू क्या मांगता? ग्रेटर देन न्यू जीरो मांगता. ऐसा अगर रहेगा, न्यू अगर इंटेंसिटी कम भी है, देखो इंटेंसिटी कम भी है, इंटेंसिटी अभी दो एग्जांपल ले रहे हो, है ना? इंटेंसिटी लो और इंटेंसिटी हाई, राइट? दो एग्जांपल ले रहे हैं. देखो इंटेंसिटी लो और इंटेंसिटी हाई. अब यहाँ पे न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो है. देखो बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो है और यहाँ न्यू लेस देन न्यू जीरो. फोटोन कब निकलेंगे? फोटोन कब निकलेंगे? अब देखो कंडीशन नंबर 1, मेरे को अभी ये तुमको बोलना पड़ेगा, हैंड रेज करके बोलना पड़ेगा मेरे को. इंटेंसिटी लो है पर कंडीशन सेटिस्फाई होगी. क्या की कंडीशन? बाहर निकालने की ताकत की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, राइट? इंटेंसिटी कम, फोटोन कम है, तादाद कम है, पर उनको बाहर निकालने की उनकी कुवत है. इलेक्ट्रॉन को टक्कर मार के बाहर निकालने की कुवत है. इंटेंसिटी हाई है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे फोटोन, सॉरी बहुत सारे फोटोन है, बहुत सारे फोटोन है, पर उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दुश्मन को धक्का मार के बाहर निकाले. बहुत है, बहुत बड़ी तादाद में मुंगिया है बहुत सारी, पर शेर को थोड़ी हराएंगे, है ना? यहाँ पे एक ही जैसा खतरनाक है, 2-4 इंच फोटोन है, पर उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि दुश्मन को खदेड़ सकते. समझ में आ रहा क्या? ये पत्थर जो आ रहा कम है, पत्थर 5 इंच पत्थर है, और 5 पत्थर में ये ताकत है कि भाई वो 5 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं. 100 पत्थर है पर एक में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल सके. ये बता रहे हो, ये बता रहे. पर वेव थ्योरी इसको नहीं मानती. ये जो कंसेप्ट है वे बोलती नहीं, इंटेंसिटी ज्यादा कम वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो निकलना चाहिए. इंटेंसिटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन निकलनी चाहिए. तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी थे, दो अलग अलग थ्योरी है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी अलग है और वेव थ्योरी अलग है, और फिर आइंस्टाइन की थ्योरी अलग है. तो क्या हो गया, साइंटिस्ट जब ये बना रहे थे, कब की बात है ये जब भी बना 200 साल 300 साल 1800 कुछ, है ना? तो 200 साल पहले सब ये सारी बन रही थी. जब ये साइंटिस्ट जब एक एक करके अपनी अपनी बात रख रहे थे, तो दूसरा साइंटिस्ट दूसरी थ्योरी लाकर बोलता था कि तुमने ये गलत बताया, तुमने ये गलत बताया. जैसे फॉर एग्जांपल पहली थ्योरी आई थी एकदम स्टार्ट में, लोग बोलते थे कि भाई दुनिया क्या है, सरफेस है, प्लेन सरफेस है, गोल नहीं है. दुनिया एक बॉक्स के जैसा है, वर्ल्ड एक बॉक्स के जैसा है, अर्थ एक बॉक्स की जैसी है. बाद में दूसरा थ्योरी आने नहीं, ये बॉक्स नहीं है. हालांकि कुरान पढ़ते तो उसमें क्लियर समझ में आता था, है ना? ये तो 300 साल पहले पढ़े, कुरान में कब लिखा गया ये सारी चीजें, छोटी छोटी 1400 साल पहले. तो लोगों ने कुरान को पढ़ा और हमारे ऊपर ये थ्योरी थोप दी, अपना नाम देके, है ना? हाँ. अभी न्यूटन बोलता है 300 साल पहले कि आम गिरा तो ऐसा होगा, पेड़ गिरा तो वैसा होगा. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टाइम और नमाज और ये कब से बता रहे? 1400 साल पहले से बता रहे. अरे हुजूर ने सब नमाजें, ये सारी चीजें, टाइम्स, सूरज इधर से निकलेगा, इधर गुरूब होगा, समंदर में ये होगा, मछलियां खाओ, ये करो, वो करो, ये टाइम रहेगा, 5 वक्त की नमाजें पढ़ो, सूरज ये गोल घूमेगा, ये कब है? कुरान में लिखा हुआ है 1400 साल, 1450 साल पहले. न्यूटन कब बता रहा? 300 साल पहले. चलो उसको मान रहा है. क्यों? मुसलमान पढ़ते थे नहीं, दुनिया के मुसलमान नहीं पढ़ते थे. जिसको पढ़ना आया उन्होंने अपने नाम से करा दिया उसको, और सीखा कहाँ से? कुरान से सीखा. मैं करीब करीब 10-12 यूनिवर्सिटी घुमा वर्ल्ड की, घुमा हूँ मैं, देखा हूँ. हर यूनिवर्सिटी में वो एक सेक्शन ऐसा है जहाँ पे कुरान को साइंस के तरीके से पढ़ाया जाता है. इंडिया के अलावा सिर्फ कुरान को साइंस के तरीकों पे पढ़ाया जाता है, राइट? हाँ, तो पढ़ो, ठीक है. ये वो बता रहे, राइट? क्या बता रहे? देखो क्या बता रहे, इंटेंसिटी कम है पर वो हर एक में अपने हर इंटेंसिटी 5 इंच फोटोन निकल रहे, पर उसमें इतनी ताकत है कि वो क्या कर सकते, उसको इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सकते. नॉकआउट मतलब बाहर निकालना. और 100 है और उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, उनमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इनको निकाल सकते न्यूज. तो इस केस में क्या होगा, इसमें फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, सेकंड में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो गए, ठीक है? तो वो ये कॉन्ट्रडिक्टरी था. कोई बोल रहा है ये ऐसा, कोई बोल रहा है वैसा. तो क्या कॉन्ट्रडिक्शन है वो सारा आप देखेंगे. तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन क्या आता है वो सारा न्यूमेरिकल में अपने को समझ में आएगा. कुछ तो प्रॉब्लम थी, पर इसका मतलब ये हुआ उस टाइमिंग में जो 2-3 साइंटिस्ट एक साथ काम कर रहे थे, वो अपनी अलग अलग थ्योरी लेके बैठे थे, और वो अपना ही देखो साइंटिस्ट लोगों को तो ऐसा रहता नहीं कि मैं बोल रहा करके सही, मैं बहुत भारी करके मेरा सही मानो, नहीं, प्रूव करना पड़ता है. उनको प्रूव करने का था तो किसको समझ में नहीं आ रहा था. फिर आइंस्टाइन आया बाहर, फिर आइंस्टाइन की थ्योरी आई, फिर न्यूटन की भी थ्योरी आई. सारों की थ्योरी, बहुत अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी प्रूव करे. कैसा प्रूव करे देखते हैं, राइट? आइंस्टाइन की थ्योरी का एक थोड़ी सी झलक पहले देख लेते हैं क्या है, और फिर उसके बाद में आगे देखते हैं. आइंस्टाइन की देखो क्या नाम है, देखो आइंस्टाइन पोस्टुलेट. पोस्टुलेट मतलब कंसिडरेशंस अबाउट
क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ कहाँ पे फेल हो रहा है, क्या हो रहा है, जो डाउट लिए जा रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, उसको उसने एक्सप्लेन किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे जो डाउट लिए जा रहे थे उसको एक्सप्लेन किया। और मैंने जो पहला बोला ना, ये E इज इक्वल टू एच न्यू, ये तब तक नहीं आया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने नहीं दिया E इज इक्वल टू एच न्यू, बाद में ये आइंस्टाइन ने फॉर्मूला दिया। और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, तो समझ में आ गया कि भाई न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है, फ्रीक्वेंसी किसकी रहती है, वेव की रहती है, तो पार्टिकल नहीं है, वेव है, ऐसा समझ में आ रहा है। तो वो देखते हैं अपन। और ये आइंस्टाइन ने कब किया, देखो 1905, मतलब 10 साल पहले, 15 साल पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं है ना। और अगर ये आप अगर कुरान अगर पढ़ोगे और कुरान अगर समझ में आता है, कुरान याद करना अलग बात, हाफिज बनना अलग बात। हाफिज बनते, कारी बनते, आलिम बनते, वो क्या करते, कुरान को याद करके नमाज में पढ़ाते। और वो जो अगर अंडरस्टैंड किए, और कैसा अंडरस्टैंड किए, साइंटिफिक तौर पे अगर कुरान को अंडरस्टैंड किए, तो आइंस्टाइन को झूठा साबित कर सकते हैं। पर करेगा कौन, है ना। और अब ऐसी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ मैंने किया था ये, अगर मैं करूंगा तो मेरे को बोलेंगे ये पागल है। चलो क्यों, क्योंकि सपोर्ट करने वाले कोई है नहीं, किसी को मालूम नहीं, किसी को नहीं मालूम ये सारी चीजें कुरान में लिखी हुई, किसी को नहीं मालूम। चलो पढ़ो। हाँ चलो, अपने को क्या करने का, भी छोटी इंडेक्स बनाएंगे अपन। छोटी इंडेक्स बनाना जरूरी है, क्योंकि फिर क्या पॉइंट है वो समझ में आएंगे। देखो आइंस्टाइन के सारे ये उसने छोटे थोड़े में बता दिया, और वो आइंस्टाइन का मैंने बताया, उसके सारे न्यूमेरिकल्स है। और उसके एक्सप्लेनेशन ऑफ आइंस्टाइन पॉस्टुलेट देखो, ये आ गए, एक्सप्लेनेशन ऑफ आइंस्टाइन पॉस्टुलेट को एक्सप्लेन किया गया। और फिर वो कितने पॉस्टुलेट से, देखो मैंने ये भी बताया था कल, 9 पॉस्टुलेट से उसके, है ना। वही नए 9 पॉस्टुलेट जो ऊपर पढ़े आपने, उसी को कॉन्ट्रडिक्टरी या सिमिलर प्रूव करने के वास्ते और अच्छी तरीके से समझाने के लिए आइंस्टाइन ने बहुत बड़ा काम किया, कि जहां जहां पे गलती हो रही थी। और मेन काम उसने क्या किया, फॉर्मूले, मैथमेटिकल फॉर्मूले थे। फिजिक्स तभी प्रूव होता है, फिजिक्स तभी जाके सच्चाई को माना जाता है जब वो मैथमेटिकली प्रूव हो। तो उसने क्या किया, इसको मैथमेटिकली प्रूव किया, बहुत सारे फॉर्मूले दिए उसने, राइट, बहुत सारे फॉर्मूले दिए। वर्क फंक्शन मतलब क्या, उसका फॉर्मूला। तो ये सारी चीजें आपने को पढ़नी की। तो अभी क्या करते हैं अपन, इसकी छोटी सी इंडेक्स बनाते पहले, फिर न्यूमेरिकल देखते हैं, और फिर पॉस्टुलेट देखते हैं। ठीक है, चलो पहले इंडेक्स बनाना है। तुमको मालूम इंडेक्स बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, कि इधर कॉपी करो उधर कॉपी करो। और मैं तो कर सकता हूँ ऐसे लिखा के, मुझे याद है सारे, पर फिर वो किताब में आएगी नहीं, फिर बच्चों को थोड़ा डाउट हो जाता है, सर ने कहाँ से लिया। चलो ये वाले पॉइंट है ना, ये तो मैथ्स का था, ये इज इक्वल टू एच डी वगैरह, ये एग्जैक्ट, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वगैरह ये था, ये डेफिनेशन की है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट की क्या ऑब्जर्वेशन, 7-9 ऑब्जर्वेशन आपने लिखने की कोशिश की। हाँ वो वीडियो देखा क्या तुमने, नहीं देखा, चलो देखो। ड्यूअल नेचर का, ड्यूअल चैप्टर का नाम है, चलेगा वापस भी लिखे तो, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, राइट। अभी लिखते हैं इसको। फाइन, जहाँ चैप्टर चालू हुआ था वही लिखेंगे, फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे खुद में। चलो पहला पॉइंट क्या था, वाज इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। चलो दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट क्या था बोलो, दूसरा क्या पॉइंट क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पर ये क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, है ना, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था सिर्फ। दूसरा पॉइंट, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, 9 ऑब्जर्वेशंस ऑफ, 9 ऑब्जर्वेशंस, 9 ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सही है क्या, हाँ 9 ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट ये वाला, राइट, उसको उसको कॉन्ट्रडिक्शन बोल सकते हैं, उसको ड्रॉबैक्स बोल सकते हैं, जो भी आप, मतलब ये इसमें जो फेलियर ऑफ वेव थ्योरी है ना, तो उसको ड्रॉबैक्स या कॉन्ट्रडिक्टरी, फेलियर, ड्रॉबैक्स, कॉन्ट्रडिक्टरी, ऐसे तीनों वर्ड लिखता हूँ, है ना। फेलियर, ड्रॉबैक्स या फिर कॉन्ट्रडिक्शन,
कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ वेव थ्योरी, राइट, वेव थ्योरी। उसके बाद में पांचवा पॉइंट आया आइंस्टाइन का, देखो इसके बाद में फेलियर हो गया, फेलियर के बाद में ये वर्क फंक्शन का एक कंसेप्ट आया, राइट, इसी में लिख देंगे हम वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन कंसेप्ट आया। हालांकि वो अलग से लिखने की जरूरत नहीं, पर चलो ठीक है, इंडेक्स में लिखने की जरूरत नहीं, पर वो थोड़ा सा अलग है, उसमें वो लास्ट ईयर की किताब में ऐसा नहीं था, वर्क फंक्शन को अलग से समझाया था, राइट। वर्क फंक्शन हुआ, वर्क फंक्शन के बाद में ये आया आइंस्टाइन्स पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड द, तो आइंस्टाइन्स थ्योरी बोलेंगे इसको, राइट। पोस्टुलेट मतलब क्या, कंसिडरेशन उसने किया है, तो मैं इसको आइंस्टाइन्स, तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो 9 पॉइंट है, इसको बोलूं मैं वेव थ्योरी, हाँ इसको मैं वेव थ्योरी बोलता थोड़ी देर के लिए, बाद में अपन उसको फिर क्या करेंगे, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, राइट। उसके बाद में अपन थोड़ा करेंगे उसको क्या करने का, आइंस्टाइन्स थ्योरी, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ, इसको क्वांटाइजेशन बोलते हैं, क्वांटम थ्योरी भी बोला जाता है इसको, क्वांटम थ्योरी या क्वांटाइजेशन, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन या क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी भी बोला जाता है, राइट। हाँ, ये इसके फिर इसकी थ्योरी है, और उसके फिर क्या थ्योरी के बाद में, थ्योरी क्या दिया उन्होंने, ये थ्योरी पार्ट है, और फिर उसके पोस्टुलेट्स है, ये पोस्टुलेट्स, राइट, 9 पोस्टुलेट्स ऑफ पोस्टुलेट्स, है ना ये वर्ड पोस्टुलेट, 9 पोस्टुलेट्स ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी। 9 पोस्टुलेट्स ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी, ठीक है, ये पॉइंट हमको पढ़ना है। तो ये अभी हमारे, देखो इसका मतलब हमारे 6 पॉइंट पढ़ के हो गए, एनीवे चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, 7वां पॉइंट यहाँ से हमको पढ़ना है, इसके न्यूमेरिकल भी पढ़ने हैं। तो क्यों, क्योंकि एक साथ में वन शॉट में, वन स्नैपशॉट में पूरा के पूरा चैप्टर समझ में आना चाहिए, उसके लिए इंडेक्स लिखना बहुत जरूरी है, बच्चे वही छोड़ देते मेन काम, फिर समझ में नहीं आता कि उसके बाद ये भी लिख लेते क्या ये, है ना, कंपैरिजन है वेव थ्योरी का, फोटोन पिक्चर का, इसका सारा ये, चलो इसकी जरूरत नहीं अलग पॉइंट की। उसके बाद में वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यहाँ पे अभी समझाया जा रहा है ड्यूअल है करके, है ना, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, तो चैप्टर का कंक्लूजन यहाँ पे निकाला उन्होंने, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब क्या है, ये सारा अपन पढ़ेंगे, लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों बोलते हैं, अपन जो लाइट बोलते हैं ना, लाइट या रे रेडिएशन, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोलते हैं, ये भी पढ़ने वाले हैं, राइट, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा ना, इसका ड्यूअल नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट, ये पॉइंट 14.3 है। उसके बाद में सारा थ्योरी है किताब, मतलब अभी इसी की जैसा पढ़ने का है ये सारा। उसके बाद में फोटो सेल, है ना, फोटो सेल नेक्स्ट पॉइंट है, फोटो सेल। उसके बाद में 10 पॉइंट है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली भी साइंटिस्ट का नाम है, उसने भी अपना तरीक ये रखा इसमें कि भाई मैं भी बोलता हूँ क्या है तो मेरा भी सुनो, और उसका भी प्रूव, वो जो उसने प्रूव किया वो भी बहुत काम का आया, बहुत काम आया, वो भी बहुत प्रूफ, अच्छा प्रूफ था, तो करके उसको उसका नाम दे दी दी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, दी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। प्लैंक्स थ्योरी भी है, पर प्लैंक्स थ्योरी इसमें अभी कहीं दिख नहीं रही है, चलो देखते हैं। एच जो है ना प्लैंक्स कांस्टेंट, वो प्लैंक्स थ्योरी प्लैंक ने भी अपना दिया था, पर वो फिर उसने बाद में फिर आइंस्टाइन ने प्लैंक की थ्योरी उठा के फिर उसको ले लिया, प्लैंक्स ने अपना अलग दिया था, फिर उसके बाद में डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का कहाँ गया पॉइंट, एक मिनट, ये हम आगे तो कोई चले नहीं जा रहे। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आया, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में हाँ डेविसन, ये डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन एंड जर्मर, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है,
कुछ चीजें प्रूव करने के वास्ते ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, राइट? एविसन एंड चेरमर एक्सपेरिमेंट, राइट? हो गया क्या? ये पॉइंट हुआ, इसका एक्सपेरिमेंट है, इसका एक्सप्लेनेशन है, फिगर है, कैलकुलेशन है, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल है इसके ऊपर, राइट? वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ मैटर, वो पहली थी रेडिएशन की थी, अभी मैटर की। वेव पार्टिकल, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ रेडिएशन थी, इसी को कॉपी कर रहा हूँ मैं आपको समझने के लिए कि वही पॉइंट है, सिर्फ वो रेडिएशन का था, अभी मैटर का है। अभी मैटर में रेडिएशन में क्या फर्क है ये हम पढ़ेंगे इसमें सारा, उसी को कॉपी कर रहा हूँ। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जगह पे क्या प्रूव कर रहे हैं, मैटर, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ मैटर, ये पॉइंट हमको पढ़ना है, राइट? छोटे छोटे पॉइंट है, ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, एक ही किताब एक ही पेज पे दो दो तीन तीन पॉइंट है शायद, राइट? ये इसका ये पॉइंट वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ मैटर, राइट? ये इसका आखिरी पॉइंट है, वो पूरा मिला के उसका कंक्लूजन है पूरे चैप्टर, राइट? सो ये पॉइंट्स हमको पढ़ने हैं, मुझे लगता है ये समझ में आ गया, राइट? सो लेट्स मूव। अभी जो न्यूमेरिकल जो था, न्यूमेरिकल जो समझाया जा रहा था वर्क फंक्शन का, वर्क फंक्शन हमने जो देखा, ठीक है, जरा चैप्टर भी अपने को पढ़ना पड़ेगा। ओके, स्पेक्ट्रा यहाँ पे दिया उसने, न्यूक्लियर के स्ट्रक्चर में दिया, चलो थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया लग रहा मेरे को किताब में, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन पढ़ लेंगे, डबल पढ़ना हुआ क्या फर्क पड़ता है। चलो अभी देखते हैं, राइट? अब ये फिगर आपको आपने देखने जैसे, अभी पहचान जैसा आ गया, पहचाने जैसे। चलो राइट, नाउ लेट्स मूव टू द एग्जांपल 14.1 रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी। चलो पढ़ो, लंबा चौड़ा है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने में है ना, आपको सॉल्व कराने में आपको मेरे को ज्यादा मजा आता न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते तो मेरे को ज्यादा मजा आता। और संडे है, संडे बोले तो छुट्टी देनी चाहिए ना सर ने। सर भी एक कहाँ से मिले क्या मालूम, इतना सताते रहे, कितना पढ़ाते यार। संडे की दिन भी छुट्टी नहीं, कहाँ से आ गए सर। चलो रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी, रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी, ये समझ में आएगा, पहले बोलो ये 12 पॉइंट समझ में आएगा। देखो ये लिख लो, ये 12 पॉइंट लिखेंगे तब जाके आगे बढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन लिखेंगे आपने, ये लिखना चाहिए है ना। हाँ लिखो, नहीं लिखे तो हाथ ऊपर करके बोलो मेरे को, सर ये लिखना चाहिए, होना चाहिए, होने चाहिए आपके पास 9 पॉइंट्स। आप लिख लो, और जब हो जाएगा तो मेरे को हैंड रेस करके बोलो सर हो गया। 7 पॉइंट लिखो पहले, फिर आगे के मैं बताता हूँ। आवाज आ रही कि मेरी? आज तो पूछा नहीं मैंने, आवाज आ रही कि नहीं आ रही, सीधा शुरू हो गया बैटिंग। कौन कौन आया वो भी नहीं देखा मैंने आज, बहुत सारे आज, सभी आ गए, सोलिया भी आ गया आज तो। मिठाई मिठाई बांटो, मिठाई बांटो सोलिया। सोलिया कैसे कि आ गई, मिठाई बांटो। कौन बात रहा था मिठाई? अबे है कि तू इधर लेके आ तो आधा किलो मिठाई, सोलिया भी क्लास में आ गई आज। तस्लीम भी आ गई, तस्लीम भी कल एक क्लास छोड़ के भाग गई थी, है ना। बाद में कौन भागा क्लास छोड़ के कल? सानिया, नहीं वो नाजिया, सना, है ना, इनको देखना पड़ेगा। चलो एक हफ्ता कर लो एडजस्ट, जल्दी लिखो 7 पॉइंट। चलो हो गए तो एंट्रेस करके बोलो हो गया।
चलो 7 पॉइंट किसके हुए बोलो, हैंड रेस करके जल्दी से। मेरे को भी सिर्फ सना ने हैंड रेस किया और किसी ने नहीं किया। 7 पॉइंट अनस के हो गए, सना के हो गए, रिजा के हो गए, रिफा, अयान, अक्सा, सालिया, नवेद, तस्लीम, नाजिया, मतीन, मतीन के हो गए। चलो सबके हो गए फिर, चलो 7 हो गए। अगले ले, अगले देखो चलो। राइट, 7 से आगे 8, 9, ये 10, 11, 12। चलो लिखो, 12 तक लिख लो। और ये 12 पॉइंट है, ये इसमें एक क्वेश्चन रहता है। ये 12 पॉइंट में जी का एक क्वेश्चन रहता है, पक्का रहता है एक। मॉडर्न फिजिक्स में 3 क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के 4 चैप्टर है, एक 11 में पढ़ा अपन ने और 3 यहाँ के। 4 चैप्टर में एक क्वेश्चन आता, कितना खतरनाक है था। नहीं कुछ नहीं है पढ़ने का, कॉम्बिनेशन में रहते सारे, एक चैप्टर के ऊपर नहीं आता कोई क्वेश्चन। कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आधा इधर का आधा उधर का, फिर न्यूमेरिकल बनाया जाता। वो सोच समझ के एक क्वेश्चन बनाने को 5,000 रुपये देती गवर्नमेंट हमको। एक जेई का क्वेश्चन बनाने को 5,000 रुपये देती सीईटी वाले। एक क्वेश्चन को 5,000 रुपये मिलते हैं। हाँ, और एक्सपेरिमेंट वो, फिर वो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन भी वैसा रहता है फिर। चलो 1 महीना रहता हमारा, 1 महीने में हमको क्वेश्चन बना के देने के रहते। चलो लिखो, 12 पॉइंट हो गए तो हैंड रेस करके बोलो, लिख कर। स्पेलिंग में गलती नहीं करनी है, अभी पढ़ लो आइंस्टाइन का स्पेलिंग है ना,